जय हिंद बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हिंदी के कालखंड में मैं रुचि शर्मा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा विषय है और उसमें हमें बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा और कहीं ना कहीं ये हमारे हृदय को छुएगा भी अवश्य है। हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ उसके विषय में जान लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जब छोटे थे तो हम लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। लिखने पढ़ने के लिए सबसे पहले हम वर्ण, उसके बाद अक्षर, इन्हें समझते हैं। वर्ण मिलकर जब अक्षर बनाते हैं फिर हम धीरे धीरे अक्षरों को, वर्णों को पहचानने लगते हैं, सीखने लगते हैं और समझने लगते हैं। आज हम कुछ इन्हीं अक्षरों के संबंध में पढ़ने वाले हैं। आज हम पाठ्यपुस्तक आरोह के पद्य खंड से चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती कविता को समझने वाले हैं। कविता को समझने के लिए हमें किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है, हम ये सब पूर्व के कालखंडों में भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर पुनरावृत्ति करेंगे। कविता को हम स्क्रीन पर दिखाए गए बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कविता के जो कवि हैं उनका जीवन परिचय एवं काव्यगत परिचय। इसके बाद कविता का केंद्रीय भाव, इसके पश्चात संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य। इन सब बिंदुओं के माध्यम से हम कविता को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कविता के कवि। कविता के कवि त्रिलोचन जी हैं। त्रिलोचन जी आधुनिक युग के कवि हैं। उन्होंने बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम दिया है। उनकी कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा होता है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। हिंदी साहित्य में आप प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी हैं, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। आपकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है तथा उसका ठाठ ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन जी हिंदी में सानेट, अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। आपका मूल नाम वासुदेव सिंह है। अब जानते हैं आपकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं आदि अनेक रचनाएं हैं। प्रमुख सम्मानों की बात की जाए तो आपको साहित्य अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया है। शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी आपको दिया गया है। साहित्य में स्थान, आधुनिक काल के वरिष्ठ कवियों में प्रतिष्ठित त्रिलोचन जी का लोक जीवन से गहरा जुड़ाव रहा है। अपनी सरलता, सहजता के कारण वे चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे। आधुनिक काल के रचनाकारों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिलोचन जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को देखने के बाद अब हम कविता के केंद्रीय भाव की ओर चलते हैं। देखते हैं कवि ने किन भावों को मन में रखकर, ध्यान में रखकर कविता की रचना की है। कविता के केंद्रीय भाव को देखा जाए तो यह कविता धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय करवाता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूट जाते हैं।
काव्य की नायिका है चंपा। अनजाने में ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में एक अनजान खतरा मंडरा रहा होता है। वह कहती है, कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदुरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। केंद्रीय भाव के माध्यम से हमने ये तो समझ लिया कि हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं इसकी नायिका चंपा है। अब लेखक चंपा को किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके जो मन के भाव हैं, उसके मन में जो डर है वो किस प्रकार से हमारे सामने आ रहा है, पढ़ते हैं कविता की पंक्तियों में। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चीनों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। कविता की पंक्तियों को सुनने के पश्चात हम कविता के अर्थ को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य के माध्यम से समझेंगे। जानते हैं संदर्भ। संदर्भ में पाठ्यपुस्तक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम यही बताया जाता है। हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह। आरोह का खंड कौन सा हुआ? पद्य खंड। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड से चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक पाठ से ली गई हैं। इनके कवि अभी हमने अच्छे से उनका परिचय भी देख लिया है, त्रिलोचन जी हैं। ये बन गया हमारा संदर्भ। अब जानते हैं प्रसंग। प्रसंग में कवि त्रिलोचन जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक भोली भाली ग्वाल बाला जिसका नाम चंपा है उसका चित्रण किया है और बताया है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, वह तो गाय भैंसों को चराने जाती है। बात करते हैं व्याख्या की। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चंपा नाम की लड़की एकदम अनपढ़ है, वह निरक्षर है। जब कवि पढ़ने लगते हैं तो वह चुपचाप आ जाती है और चुपचाप खड़े होकर उन्हें देखा करती है, सुना करती है। वह इन काले काले चीनों से ये सब स्वर निकला करते हैं, उसे बड़ा अचरज होता है। चंपा को बड़ा अचरज होता है कि ये जो काले काले चीन उसे दिखाई देते हैं अर्थात अक्षर, उसके लिए वह अक्षर हैं जो दिखाई देते हैं, उनसे इस प्रकार के स्वर कैसे निकला करते हैं। चंपा कौन है? कवि ने आगे बताया कि चंपा जो है, जो सुंदर ग्वाला है उसकी लड़की है और वह गाय भैंसों को चराने जाती है। वह पढ़ना लिखना नहीं जानती है। बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। स्क्रीन पर देखते हैं। काव्य सौंदर्य में काले काले और खड़ी खड़ी ये शब्द बार बार आए हैं, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शांत रस और प्रसाद गुण की प्रधानता है। भाषा अत्यंत सरल, सहज और सुबोध है। अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है जो कि यथार्थ का चित्रण करता है। आते हैं दूसरे पद्यांश पर। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। पंक्तियों को पढ़ने के बाद आता है संदर्भ। संदर्भ तो जैसे हमने पहले वाली पंक्तियों में देखा, पहले वाले पद्यांश में देखा, वही रहेगा। अब आता है प्रसंग। तो इस कविता की पंक्तियों में हमने जब इसको पढ़ा तो हमें उसका चुलबुलापन, शरारतीपन, नटखटपन देखने को मिला। तो प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिलोचन जी ने चंपा की बाल सुलभ
शरारतों का, नटखटपन का और अनजाने में ही की गई हुई शरारतों का भी वर्णन हमारे सामने किया है। समझते हैं व्याख्या। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। कवि कहते हैं कि चंपा अच्छी है, चंचल है, थोड़ी शैतान है, थोड़ी नटखट भी है, कभी कभी ऊधम भी करती है, कभी कभी वह मेरी कलम चुराकर छुपा लेती है। जैसे तैसे कवि जब कलम को ढूंढ लेते हैं और वापस आते हैं लिखने के लिए तो देखते हैं कि अब कागज़ ही गायब हो गए हैं। अर्थात अब चंपा ने पहले कलम छुपा ली थी, अब उसने कागज़ छुपा लिए हैं। आगे कवि कहते हैं, चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं कवि हंस देते हैं और फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा कवि से कहती है कि तुम दिन भर इन कागज़ों को ही काला किया करते हो, लिखते रहते हो, ये काले काले कांटे बनाते रहते हो, क्या इसमें तुम्हें बहुत आनंद आता है। चंपा की बातें सुनकर कवि हंस देते हैं और फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा अपनी नटखट शरारतों से कवि को परेशान करती है और पढ़ाई लिखाई के महत्व से वो अनभिज्ञ है और चंपा के इन वचनों को सुनकर कवि को हंसी आ जाती है। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, छंद मुक्त रचना है, शांत रस एवं प्रसाद गुण है, हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। चंपा ने भी कुछ कहा है और कवि भी हंसकर उसका उत्तर दे रहे हैं। चलते हैं अगले पद्यांश पर। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। बात करते हैं संदर्भ की। संदर्भ फिर वही रहेगा, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1। पाठ का नाम चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, कवि त्रिलोचन जी। अब आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि त्रिलोचन जी जब चंपा से पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो किस प्रकार उन्हें उत्तर देती है और उन्हें क्या समझाने की कोशिश करती है, यह बताया गया है। इसे यदि हम शब्दों में लिखें तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिलोचन जी ने बताया है कि गांधी जी की इच्छा के अनुरूप चंपा को पढ़ना लिखना चाहिए, परंतु चंपा इस सलाह को अस्वीकार कर देती है। व्याख्या की बात की जाए तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक दिन जब वे कुछ लिख पढ़ रहे थे तो चंपा उनके सम्मुख आई, जैसे रोज ही उनके सामने आके खड़ी हो जाती थी। उन्होंने पढ़ता लिखता देखकर कहती थी कि तुम ये क्या कुछ कागज़ गोदा करते हो। तो चंपा उनसे पूछने लगी ये क्या है। अब वो कहते हैं कि चंपा तुम भी कुछ पढ़ लिख लो, क्योंकि गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़े लिखे हों। चंपा क्या कहती है, चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कहती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, यदि वह बहुत अच्छे हैं तो किसी को पढ़ने लिखने की सलाह कैसे दे सकते हैं। ऐसा चंपा ने कवि से कहा। और कवि जो हैं वो चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह क्यों देते हैं, ताकि यदि कभी उसके जीवन में कुछ विपरीत परिस्थिति आ जाए तो ये पढ़ाई लिखाई उसके काम आएगी। परंतु वास्तविकता से वो अभी अनजान है, उसे अभी सांसारिक समस्याओं से वो परिचित नहीं है, उससे अभी उसका कोई सरोकार नहीं हुआ है। वह अभी छोटी है और सभी को ही अपने जैसा ही समझती है। उसे नहीं पता है कि जीवन में सुख दुख ये सब तो आते ही रहते हैं। कवि से कहती है कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, ऐसा तुमने ही मुझे बताया था, फिर वह पढ़ने लिखने की बात कैसे करेंगे। जबकि कवि जब उसे समझाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि गांधी जी चाहते हैं, गांधी बाबा की इच्छा है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक पढ़ा लिखा हो,
कोई भी अनपढ़ निरक्षर न रहे। आगे हम इसे कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि जब चंपा कहती है मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई को अच्छा ही नहीं मानती है, उसके लिए तो ये केवल एक कागज़ को काले करने जैसा है, इसलिए उसने कह दिया मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। हम कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थों को भी समझेंगे और इनके अर्थ हम बाद में स्क्रीन पर भी देखेंगे। बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। शांत रस है, प्रसाद गुण है, भाषा सहज और सरल है। इसमें गांधी जी की जो कामना है वो भी मुखरित हुई है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक निरक्षर न रहे, सभी जन साक्षर हों। आते हैं अगले पद्यांश पर। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। बात करते हैं संदर्भ की, तो संदर्भ तो पूर्व अनुसार ही रहेगा। प्रसंग पर आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि चंपा को पढ़ने लिखने की आवश्यकता और उसके महत्व को समझा रहे हैं। व्याख्या की जाए तो हम उसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि त्रिलोचन जी चंपा से कह रहे हैं कि चंपा पढ़ लेना बहुत अच्छा है, जब तुम्हारा ब्याह होगा, जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारा ब्याह होगा और तुम अपने पति के साथ जब ससुराल जाओगी, उसके घर जाओगी और कुछ दिन तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, कुछ दिन बालम संग साथ रहे, चला जाएगा जब कलकत्ता, और कुछ दिनों के बाद वह कामकाज की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में कलकत्ता चला जाएगा, तो तुम उसे किस प्रकार संदेशा दोगी? तुम उसे, जब तुम लिखना पढ़ना ही नहीं सीख रही हो, तो तुम उसे किस प्रकार पत्र लिखोगी? आगे कवि कहते हैं कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहते हैं कि तुम, यदि वह तुम्हें पत्र भेजेगा तो तुम उसके पत्र को किस प्रकार पढ़ पाओगी? इसलिए चंपा, यह भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि तुम पढ़ना लिखना सीख लो। और कवि कहते हैं सभी का पढ़ना लिखना अत्यंत आवश्यक है, सभी को साक्षर होना चाहिए। देखते हैं काव्य सौंदर्य। शांत रस और प्रसाद गुण तो है ही, यहाँ पे कुछ कुछ ग्रामीण शब्दों का भी कवि ने उपयोग किया है, जैसे ब्याह, गौना, संदेशा, बालम आदि। इससे कविता बहुत अच्छी बन पड़ी है, छंद मुक्त है। आते हैं अगले पद्यांश पर। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे, कलकत्ते पर बजर गिरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चंपा के मन की भावनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जब कवि कहते हैं कि चंपा तुम पढ़ लिख लो, तुम जब बड़ी हो जाओगी, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तुम ससुराल जाओगी, अपने पति के साथ उसके घर जाओगी, और कुछ दिनों बाद यदि तुम्हारा पति कामकाज की तलाश में तुमसे दूर चला जाएगा, तो यदि वो तुम्हें पत्र लिखेगा तो तुम उन पत्रों को कैसे पढ़ोगी, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। इसके प्रत्युत्तर में चंपा ने कवि से कहा कि तुम तो पढ़ लिख कर भी कितने झूठे हो, तुम पढ़ लिख कर भी इतना झूठ बोलते हो, पढ़ाई लिखाई से मेरे ब्याह या विवाह का क्या नाता है? पढ़ाई लिखाई और ब्याह दो अलग अलग चीज़ें हैं। चंपा ऐसा कवि को समझा रही है। वो कहती है मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी, यदि पढ़ाई लिखाई करना है और ब्याह के लिए पढ़ाई लिखाई नितांत आवश्यक है तो मैं तो ब्याह ही नहीं करूँगी।
आगे चंपा कहती है, कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, और यदि मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूंगी, मैं उसे कभी कलकत्ता जाने ही नहीं दूंगी। और यदि उसे इस प्रकार जाना बहुत ज़रूरी है तो मैं तो यही कहूँगी कि कलकत्ते पर बजर गिरे, कलकत्ते पर बजर गिरे, अर्थात कलकत्ते पर ही भारी विपत्ति आ जाए। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि चंपा के बाल मन में यह भावना बहुत अच्छे से भरी हुई है कि लोग आर्थिक परेशानियों के चलते अपना घर छोड़कर दूर देश में जाकर कामकाज करते हैं, रोजी रोटी की तलाश करते हैं, जिससे वह वहाँ पर भी अकेले हो जाते हैं। इसलिए वह कहती है कि यदि कभी मेरा ब्याह हुआ तो मैं अपने बालम को अपने संग ही रखूँगी, उसे कभी भी कलकत्ता जाने नहीं दूँगी। और कुछ ऐसा कारण ही बन जाए कि उसे कलकत्ता जाना पड़े तो वह कहती है, कलकत्ते पर बजर गिरे, कलकत्ते पर तो भारी विपत्ति ही आ जाए। अब इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि लोग पढ़ लिख कर धन कमाने के लिए अपने घरों से, अपने घर के सदस्यों से, अपने परिजनों से बहुत दूर दूर महानगरों की ओर चले जाते हैं, जिससे घर टूट जाता है। चंपा के बाल मन में ये सवाल उठता है कि कवि तो पढ़े लिखे हैं, वो इन सब बातों को समझते हैं, फिर उसे ये सलाह क्यों दे रहे हैं। इस प्रकार हमारी कविता यहाँ पूर्ण हुई। कविता को हमने अच्छे से समझ लिया है और आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। जानते हैं कठिन शब्दों के अर्थ, जिससे हमें कविता को समझने में और आसानी होगी। चीनती पहचानती, चीनो चिन्हों या अक्षरों, चौपायों चार पैरों वाले जानवरों के लिए, यहाँ गाय भैंसों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। कागद कागज, हारे गाड़े काम सरेगा, कठिनाई में काम आएगा। बजर गिरे, वज्र गिरे या भारी विपत्ति आए। आशा है आपको इस कालखंड में समझाई हुई कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसी आशा के साथ अगले कालखंड में हम फिर मिलेंगे। जब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखें। जय हिंद।